दिल्ली के रामलीला मैदान में चल रहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में आज दूसरा और अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ इस अधिवेशन का समापन हो जाएगा। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस मौके पर दिल्ली के रामलीला मैदान से 2019 का चुनावी बिगुल भी फूंक देंगे। ऐसे में आज प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को जहां जीत का मंत्र देंगे, वहीं चुनावी कुरुक्षेत्र में विपक्ष को हराने की बिसात भी बिछाएंगे। बैठक के समापन भाषण से प्रधानमंत्री मोदी आज देश का चुनावी एजेंडा भी सेट कर सकते हैं। बीजेपी ये समझ रही है कि विरोधियों का गठबंधन सिर्फ मोदी को टक्कर देने के लिए बन रहा है। इसकी काट के लिए आज पीएम मोदी अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल के नए खुलासों को लेकर कांग्रेस पर हमला भी बोल सकते हैं। तो इस खबर पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सीएनबीसी आवाज के संवाददाता परीक्षित लूथरा। तो परीक्षित, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री मोदी आज शायद अपनी जो वाक कला है उसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। कैसा संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। बीजेपी की जो मौजूदा स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। प्रधानमंत्री पर सबकी निगाहें हैं क्योंकि वो उनके सबसे बड़े सुपरस्टार प्रचारक भी हैं। क्या उम्मीद करी जाए आज उनके भाषण से? सबसे बड़ी और अहम जो सूचना आएगी और खबर आएगी वो प्रधानमंत्री की स्पीच से ही आएगी। प्रधानमंत्री 12:30 बोलेंगे और हमें सुनने में आ रहा है कि रफाल डील को लेके, अगुस्ता वेस्टलैंड को लेके, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, बैंक फ्रॉड्स, फार्मर्स को लेके प्राइम मिनिस्टर बातचीत कर सकते हैं और एक तरीके से जो पॉलिटिकल कैंपेन का डायरेक्शन है वो प्रधानमंत्री सेट करेंगे। कई दिनों से हम एक फार्मर्स पैकेज की भी बात सुन रहे हैं और आप जानते हैं कि किस तरह किसानों की वजह से और लोन वेवर्स की बातचीत की वजह से बीजेपी की हार हुई थी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। तो काफी पॉसिबल है कि प्रधानमंत्री एटलीस्ट एक हिंट दे सकते हैं कि किस तरह का फार्म पैकेज कुछ दिनों में आएगा। हमें सुनने में आया है कि जो पिछली कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें एक एग्री पैकेज की बातचीत हुई थी। अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ कहते हैं वो देखना पड़ेगा। बाकी जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन्होंने फार्मर्स पैकेज पे कुछ भी नहीं बोला। पॉलिटिकल रेजोल्यूशन भी आज एक पास होगा, नितिन गडकरी शायद उस पर बोलेंगे। पॉलिटिकल रेजोल्यूशन अहम होगा बिकॉज वो एक तरीके से पार्टी वर्कर्स के लिए एक दिशा सेट कर देगा। कल भी बहुत अहम दिन था, किसानों पे एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसकी थीम थी समृद्ध किसान समृद्ध भारत। भाजपा ने जो पिछले 5 सालों में किसानों के लिए किया, जो स्कीम्स नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट लाई, बजटरी एलोकेशन जो बढ़ा, पैदावार जो बढ़ी, जो एमएसपी मिला, उस पर बातचीत हुई थी और कहा कि भाजपा कंटिन्यूअसली निरंतर किसानों के लिए काम करती रहेगी। और अमित शाह ने भी एक काफी कड़क टिप्पणी की थी ऑपोजिशन के ऊपर और कहा था महागठबंधन बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होगा बिकॉज वो आतंकवादी और इंट्रूडर्स के साथ सिंपैथेटिक है, उन्हीं के साथ खड़े होते हैं। राइट, तो काफी कुछ हो सकता है, आज कुछ बड़े ऐलान आ सकते हैं। वैसे सीएनबीसी आवाज भी लगातार आपको बता रहा है, जो परीक्षित बात कह रहे थे कि किसानों के लिए पैकेज आ सकता है। कल ही हमने आपको बताया कि किसान के साथ साथ छोटे व्यापारियों के लिए भी कोई ऐलान हो सकते हैं, लेकिन देखना होगा वो आज आते हैं कि नहीं। लेकिन इससे पहले अधिवेशन के दिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यानी कल चुनावी हुंकार भर दी है। साथ उन्होंने साफ किया कि बीजेपी चाहती है कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बने, लेकिन पार्टी संवैधानिक तरीके से निर्माण के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसी स्थान पर जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, उसमें कोई दुविधा नहीं। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द केस का निपटारा हो। हमने कहा है कि संवैधानिक रूप से राम मंदिर का निर्माण होगा। तो एक तरफ राम मंदिर की बात, दूसरी तरफ विकास की बात, तीसरी तरफ सबको खुश करने की कोशिश। तो ये 2-3 चीजों के कॉम्बिनेशन के साथ बीजेपी 2019 की तरफ, 19 तो हम आ चुके हैं, यानी कि 2019 के बड़े चुनाव, लोकसभा चुनाव की तरफ देख रहे। इस पे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन सियासी दांव पेचों में दूसरी तरफ भी बहुत कुछ हो रहा है। अब यूपी की बात करें तो वहां पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच गठबंधन की आज अखिलेश यादव और मायावती घोषणा कर सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है आज करीब 12 बजे, जिसमें ऐलान आ सकता है। गठबंधन को लेकर दिल्ली में 4 जनवरी को अखिलेश यादव और मायावती के बीच एक बैठक भी हुई थी और जैसा हम कह रहे हैं 12 बजे करीब इस गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही दल 37 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को 2 सीटें दी जा सकती हैं और कांग्रेस के लिए गठबंधन
अमेठी और रायबरेली छोड़ेगा। एक सीट ओम प्रकाश राजभर के लिए और एक सीट अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस के लिए छोड़ी जा सकती है। और इससे पहले दिल्ली में बीजेपी अधिवेशन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यूपी में महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, बीजेपी इस बार 73 नहीं 74 सीटें लेकर आएगी। आज कह रहे हैं कि बुआ भतीजा इकट्ठा होंगे तो क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं यूपी के संगठन से और यूपी की सरकार में बैठे हुए कार्यकर्ता से लगातार संपर्क में हूं। यूपी का भारतीय जनता पार्टी का यूनिट 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यूपी में 73 से 74 होगी, 72 होने की संभावना नहीं है। तो इस गठबंधन का क्या असर होगा, क्या इसके राजनीतिक मायने हैं और क्या समीकरण बदलेगा ये लोकसभा चुनाव में, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका। तो अमित शाह कह रहे हैं कि 73 से 74 होगी, 72 पे नहीं आएगी। जाहिर सी बात है, उन्होंने पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में कमाल करके दिखाया था, लेकिन अब समीकरण बदले हुए हैं। अब अखिलेश और मायावती साथ आ गए। अमित शाह साहब जो दावा कर रहे हैं, किस हद तक आपको लगता है कि ये बात में उनकी दम है, या फिर ये दावा भी अभी जो पिछले चुनावी नतीजे आए लगभग वैसा ही होगा, जहां उन्होंने कहा था जीतेंगे लेकिन तीनों राज्य हाथ से जाते रहे? देखिए, ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का जो है कहने का, क्लेम करने का कि हम कितनी सीटें जीतेंगे, और दावा करना तो हर एक का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसी बैकग्राउंड में 2014 में भी जबकि मोदी वेव थी, मैं खुद अमित शाह का इंटरव्यू किया था करीब 25 दिन पहले इलेक्शन के, और उन्होंने मुझसे इंटरव्यू के एंड में पूछा कि आप कितनी सीटें देते हैं बीजेपी को, तो मैंने कहा 45 से 50, उससे ज्यादा नहीं आएंगी। तो उन्होंने बिल्कुल ताल ठोक करके टेबल पे मुक्का मार के बोला था कि देखना 55 आएंगी, और आई 73। तो देखिए, ये जो है वो आदमी जब वेव चलती है तो पता नहीं लगता है। तो ऐसा नहीं था कि बीजेपी का कोई एफर्ट था 73 सीट लाने के लिए, इसलिए मैं बताना चाह रहा था। तो ये जब वेव होती है तब, लेकिन आज वो जमाना नहीं रहा है। बहुत 2014 और 19 में काफी समय बदल चुका है, और बीजेपी का ग्राफ और नरेंद्र मोदी का स्वयं का ग्राफ, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मिलते हैं बीजेपी को, वो आज वो नहीं रहा जो कि आज से 5 साल पहले था। तो इसलिए ये सोचना कि ये करने, और आज की स्थिति में जब सपा और बसपा का गठबंधन हो गया है, और जाहिर है कि मेरा मानना ये भी है कि इसमें अनरिटन अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस के साथ भी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस की भी आज वो पोजीशन नहीं है, उतनी बदतर हालत नहीं है जैसी 2014 में थी। 3 स्टेट्स में, हिंदी हार्टलैंड के 3 स्टेट्स में जीतने के बाद कांग्रेस की स्थिति बहुत इंप्रूव हुई है, और एक परसेप्शन, इलेक्शंस आर अबाउट परसेप्शन। तो यहाँ पे एक माहौल बन चुका है भाई, ये भी तो डाउन स्विंग पे है और कांग्रेस फिर से उठ रही है। इससे बड़ा फर्क पड़ता है। वैसे ही जातीय समीकरण में एसपी और पीएसपी का बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाता है, और पिछले इलेक्शन में भी जब वो लोग हारे भी हैं तब भी देखा है जो वोट परसेंटेज है दोनों का मिल करके कहीं बीजेपी के बराबर आता है, कहीं बीजेपी से ज्यादा भी आता है। और उसमें अगर कांग्रेस का भी अनऑफिशियली जो है ज्वाइन कर लेते हैं तो डेफिनेटली आगे चले जाते हैं। तो बहुत मुश्किल है इस वक्त। प्रधान साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि जो नतीजे हमने, जब ये दोनों साथ आए और उपचुनाव में जिस तरीके का जो गणित आप बता रहे हैं कि वोट परसेंटेज के हिसाब से, तो लगभग वही नतीजे हमको कन्वर्ट होते हुए दिखाई देंगे इस बार भी? बिल्कुल। देखिए, इसका उदाहरण है बाई इलेक्शन। जो 4 मेजर बाई इलेक्शन थे, उसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो 5 बार उस जगह से जीतते रहे, वहां पे उनका कैंडिडेट हार गया। कैपिटल चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर से, वहां पे भी वो हार गए, और ये पिछले साल की बात है। और उससे दिखता है माहौल किस तरह बदल रहा है। और जब ये कंबाइन कर जाते हैं ऑपोजिशन फोर्सेस, जो कास्ट फोर्सेस, और तो जो भी कहिए, लेकिन कास्ट बहुत डोमिनेंट फैक्टर रहता है इलेक्शन में अभी भी। तो इस वजह से बीजेपी के लिए मुश्किल हो। तभी यही वजह है कि बीजेपी जो है हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है, जिस एक्सप्रेशन में वापस अयोध्या की बात करने लगी बहुत जोरों से, जो कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में कभी नहीं कही। जिस तरह रिजर्वेशन अनाउंस करे अपर कास्ट EWA सेक्शन के लिए, वो भी एक स्टेप दिखाता है कि डेस्परेशन है और राहत है। ये लाजमी है, कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जब एहसास हो जाता है कि उसका
जो है ग्राफ गिर रहा है, तो वो हर तरीके के हर कोशिश करता है। राइट। इसीलिए जो आपने भी शुरू में कहा कि इस तरह तो बहुत से ऐसे भी चीजें हो सकती हैं, अनाउंसमेंट हो सकती हैं जो फार्म डिस्ट्रेस को लेकर के, तो फार्मर्स को लुभाने के लिए कुछ हो, या इवन डायरेक्ट मनी ट्रांसफर की भी बात, ये चर्चाएं हो रही हैं, तो लुभाने के लिए बहुत चीजें करी जाएंगी, क्योंकि आखिरी वक्त और जैसे कहा जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो पूरी कोशिश होगी किस तरीके से कुर्सी बचा ली जाए। राइट, बिल्कुल नजर रहेगी। तो आज के इस घटनाक्रम पर आपसे दोबारा संपर्क साधेंगे शरद प्रधान जी, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो आज बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का दिन है, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बुआ और बबुआ जो कहा जाता है, अखिलेश और माया, वो अपनी ताकत का ऐलान करेंगे कि अब हम साथ मिलकर आ रहे हैं।